Good morning class. Myself Shweta Srivastav and I am your कॉमर्स टीचर्स। बच्चों आज आपको बता दें जो आपके चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके कोर्स से हट गए हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए 1 से लेके 5 तक के चैप्टर हैं जो सारे के सारे आ रहे हैं। यूनिट सेकंड में बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक चैप्टर 6 ये आपके कोर्स से रिड्यूस हो चुका है, बट बाय मिस्टेक मैंने इसे आपको पढ़ा दिया तो आप इसको मत देखिएगा। ये चैप्टर आपके कोर्स से रिड्यूस हो चुका है। बाकी के 7, 8, 9 तीनों आ रहे हैं। यूनिट थर्ड देखिए, यूनिट थर्ड में आपका चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके कोर्स में है एंड चैप्टर 16 और 17 ये दोनों आपके कोर्स से हट चुका है। इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक और कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज बैंक एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स से रिड्यूस किया गया है। फिर चैप्टर 18, 19, 20 पूरा आएगा। यूनिट 4 में आपका चैप्टर 21 एंड 22, 23, 24 आएगा और 25 जो कि बैंकिंग है ये वाला चैप्टर आपके कोर्स से हट गया है। फिर 26 और 27 चैप्टर आएंगे। टोटल आपके कोर्स से 4 चैप्टर हट गए हैं। और बाकी आपको बता दें कि आपका यूनिट थर्ड तक पूरा हाफ ईयरली के कोर्स में आएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ तक आपका हाफ ईयरली का कोर्स है। आज का जो आपका चैप्टर है वो है क्लियरिंग हाउस चैप्टर 8। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? क्या होता है देखो, ये क्लियरिंग हाउस इज अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बैंक ऑफ अ गिवन प्लेस हैविंग फॉर द मेन पर्पस द ऑफसेटिंग ऑफ क्रॉस ऑब्लिगेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चेक। प्रोफेसर टॉजिंग। क्लियरिंग हाउस को हम हिंदी में कहते हैं समाशोधन गृह। किसी स्थान के बैंकों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन ऑब्जेक्ट बैंकों के द्वारा परस्पर जो भी लायबिलिटीज होती हैं उनका चेकों के द्वारा निपटारा या भुगतान करना ही हमारा क्लियरिंग हाउस कहलाता है। इंट्रोडक्शन। The use of the credit instrument like check, draft, bill, etc. in the increasing regularity with the expansion of our banking facilities. As such, most of the transactions occur between different branches of a bank situated in a particular place. If all such transactions are done by transferring money, it may cause much inconvenience and a risk involved also too high. Therefore, transactions between different branches of a bank are settled through the facility of clearing houses where only accounting adjustments are done. ये क्या होता है? इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे आज का जो मॉडर्न एज है उसमें जो आपकी बैंकिंग के सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। हमारे पास चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्राफ्ट है। इनका यूज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बैंकों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। एक ही शहर में एक ही बैंक की बहुत सी ब्रांचेस हो चुकी हैं जिनमें लेन देन ट्रांजैक्शन हमेशा होते रहते हैं। इन लेन देनों का भुगतान नकद के रूप में यानी कि कैश के रूप में किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भुगतान मतलब कैश करने में बहुत अधिक समय वेस्ट होता है या बहुत अधिक धन का जो व्यय होता है वो अधिक हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं से, इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही क्लीनिंग हाउस की फैसिलिटी दी जाती है। हमारे इंडिया में क्लीनिंग हाउस का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। या रिजर्व बैंक की कोई भी शाखाएं नहीं है, वहाँ पे क्लीनिंग हाउस का कार्य जो होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। Meaning and definition of clearing house. The use of a check, bill and a draft is increasing day by day with the development of the banking in India. These check and draft are drawn on a different bank and the holder of these negotiable instrument deposit them in his particular bank for a collection. Under such circumstances, if the payment of a such check and a draft are received in cash, it would not only be an expensive procedure but will also be time consuming at the same time. Therefore, in order to solve this problem, clearing houses arrange with settle the accounts of one bank with another bank. The clearing house thus simplifies and the facilitates the payment of a one bank from another. अब इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा क्लियरिंग हाउस होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बैंकों के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत बड़ा बैंक होता है जो कि ढेर सारे बैंकों के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका इस प्रकार से हिसाब रखता है कि कम से कम कैश दे के केवल अकाउंट्स में परिवर्तन के द्वारा ही उन्हें चुकाया जा सके। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि क्लियरिंग हाउस से मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी फील्ड के
बैंकों के आपसी लेन देन के एडजस्टमेंट का कार्य करता है। प्रोफेसर टॉजिंग कहते हैं क्लियरिंग हाउस इज अ general organization of a bank of given place having for the main purpose the offsetting of a cross obligation in the form of a check। जो क्लियरिंग हाउस होता है वो किसी स्थान के बैंकों का एक ऐसा संगठन होता है जिनका जो उद्देश्य होता है केवल चेकों के द्वारा पारस्परिक दायित्वों का निपटारा करने का काम करता है। अब आप देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लियरिंग हाउस। The first clearing house was established in 1755 in London. ठीक है, the banking system got encouragement there due to its establishment. After this, the clearing house was established in United States of America in 1853. सबसे पहले 1755 लंदन में हुआ था, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1853 में इसका establishment हुआ था। Afterward, the clearing house were established in the different countries along with the development of a banking system. फिर धीरे-धीरे clearing house different countries में banking system के साथ establish होने लगा। At present, almost all the countries have adopted this system. और आज के समय में ज़्यादातर countries ने इस system को adopt किया है। Working procedure of clearing house. इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है? एवरी डे ईच बैंक रिसीव अ नंबर्स ऑफ ड्राफ्ट चेक एक्सेट्रा डॉन ऑन सम अदर बैंक्स। आपको पता है हर दिन बैंक का क्या काम होता है, नंबर्स ऑफ चेक को ड्राफ्ट को दूसरे बैंकों से कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। दीज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आर सिस्टमेटिकली अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बैंक एंड एडजस्ट स्लिप इज प्रिपेयर एज शो अहेड। The details of a check and a draft along with amounts to be adjusted are prepared as shown above. Separate lists for each bank are prepared and are handed over to the representative of a respected bank at the clearing house. Each bank maintains a separate table in a clearing house where such lists are received for adjustment. The documents are synchronized and entries recorded. A printed form having names of all the concerned bank is available at the clearing house. In this form, the entries of a debit and a credit are recorded and detailed. After making necessary entries, the representative of a different bank return to their respective bank with all related credit instruments and details of adjustment. The check or documents which are found not fit for clearing are written to the customer. Entries of other checks are made in respective account of the customers. ये क्या करता है? सिंपली जो भी हमारा क्लीनिंग हाउस होता है इसका काम बहुत इजी होता है। किसी भी क्लीनिंग हाउस के सभी मेंबर्स बैंकों के प्रतिदिन की एक निश्चित समय पे उस क्लीनिंग हाउस में जो भी अदर्स बैंक होते हैं उनके जो भी भुगतान लेने वाले चेकों के बंडल के साथ वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे ये बैंकों के प्रतिनिधि का उनके जो बंडल होते हैं उनको ये सौंप देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बैंक का जो प्रतिनिधि अपनी अपनी मेज पे अपनी अपनी टेबल पे अन्य बैंकों द्वारा भुगतान के लिए जो भी जो चेक होते हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं उनके बंडल होते हैं। मतलब कि क्लियरिंग हाउस आते समय प्रत्येक बैंक का प्रतिनिधि एक डिटेल तैयार करके लाता है जिसमें बैंक से लेने वाले भुगतान का पूरा डिटेल होता है। प्रत्येक बैंक का जो प्रतिनिधि होता है वो क्लियरिंग हाउस से एक फॉर्म उसको क्लियरिंग हाउस से एक फॉर्म मिलता है जिस पर सभी सदस्य बैंकों के नाम प्रिंट होते हैं और उनमें जो भी हम कैश को जमा करते हैं उनके नाम के कॉलम होते हैं और जितने भी प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि इस फॉर्म को अन्य सभी बैंकों को दिए गए तथा अन्य सभी बैंकों से प्राप्त जो भी चेक होता है उसको इसमें लिखते हैं। अन्य बैंकों के जो प्रतिनिधियों का इसका मिलान करता है और मिलान करने के पश्चात प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि इस लेख पत्र पे अपने सिग्नेचर करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका प्रोग्रेस ऑफ क्लियरिंग हाउस इन इंडिया। हमारे भारत में इसका क्या प्रोग्रेस है? ड्यूरिंग 1935 द क्लियरिंग हाउस इन इंडिया वर एग्जिस्टिंग एट कोलकाता। सबसे पहले कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई ओनली एंड द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस वाज बियरिंग परफॉर्म। इन्हीं जगह पे इनके फंक्शंस परफॉर्म होते थे। बाय इंपीरियल बैंक विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी वाज इंटरेस्टेड टू द रिजर्व बैंक एट प्रेजेंट। तो आज के समय में रिजर्व बैंक ही इसके सारे फंक्शन करता है। देयर आर 1036 clearing houses out of which 11 are being managed by the Reserve Bank of India and remaining the being managed by the State Bank of India and its subsidiary bank। और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता वहाँ पे SBI इनके काम को करता है। अब इनके एडवांटेज आप देखिए। पहला है क्लियरिंग of accounts in a group. The accounts are settled in a group and not an individually basis. Thus facility mutual payments. यहाँ पे जो भी accounts होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इंडिविजुअली नहीं होते हैं।
सेकेंड है इकोनॉमिक इन द यूज ऑफ मनी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस इज अ मोर इकोनॉमिकल, ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, एज द अकाउंट आर मेरली डेबिटेड और क्रेडिटेड फॉर पेमेंट मेड फॉर रिसीव। नेक्स्ट है लेजर ऑफ रिजर्व फंड रिक्वायर। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी द बैंक गेट देयर वर्क ऑफ मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट विद लेजर अमाउंट और कैश रिजर्व। बहुत ही कम इसमें जो आपके मतलब क्लियरिंग हाउस जब इस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो इनका जो काम करने का तरीका होता है उसमें जो भी रिसीविंग पेमेंट्स होती हैं वो कम से कम कैश रिजर्व या अमाउंट पे हो जाते हैं। फ्रीडम फॉर फ्रॉम रिस्क। It is no more necessary to undertake the risk of taking cash from one place to another due to the presence of clearing house. क्लियरिंग हाउस आने से एक जगह से दूसरी जगह पैसा देने का कोई रिस्क नहीं रहता है। इंक्रीज इन द बैंक कोऑपरेशन। द क्लियरिंग हाउस अरेंजमेंट लीड्स टू इंक्रीज बैंक कोऑपरेशन एज वन कम इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद द अदर एट सेंटर। जो भी हमारे बैंक के कोऑपरेशन होते हैं उनके काम करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन द यूज ऑफ चेक्स। इफ द पेमेंट ऑफ अ लार्ज अमाउंट इज टू बी डन बाय द करेंसी देन इट विल बी इनकन्वीनियंट एज वेल अनसेफ। यदि बहुत बड़ा पेमेंट होता है तो उसमें उसको मतलब वो अनसेफ होता है ले जाने और ले आने में। द यूज ऑफ अ क्रॉस चेक हैज इंक्रीज अ लॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज द इनकरेजमेंट टू द पेमेंट थ्रू द चेक ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस। तो क्लियरिंग हाउस के द्वारा ये जो अनसेफ पर्पस होता है इसको हम बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। Facility to non-members bank. The small bank are not able to fulfill the prescribed condition for the membership of a clearing house, so they are not able to take direct advantage of clearing house. In this situation, these bank able to service of a clearing house through the some large bank of the city. जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वो क्या करते हैं जो हमारे सिटी के लार्ज बैंक होते हैं उनके द्वारा जुड़ जाते हैं। When the customer deposit check in these bank, then they send this check of a large bank who deposit them in their account after receiving payment by which they can withdraw the money और per their requirement। तो ये क्या करते हैं अपने यहाँ के जो भी चेक होते हैं उन्हें उस शहर के बड़े बैंकों में डाल देते हैं जहाँ से क्लीनिंग हाउस का काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसमें इसके डिमेरिट्स आते हैं। फर्स्ट है इसमें insufficient number. The establishment of clearing house could not be done in a required quantity. There are many such cities in the country where clearing house are required, but these facilities not available there. इसका जो क्लीनिंग हाउस का एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो सका है। कुछ शहर आज भी ऐसे हैं जहाँ पे क्लीनिंग हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हार्ड रूल। द रूल रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग द मेंबरशिप ऑफ अ क्लीनिंग हाउस इन इंडिया आर हार्ड। हमारे इंडिया में इसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो काफ़ी हार्ड है। सो मेनी बैंक्स फेल टू टेक इट्स मेंबरशिप। यही रीज़न है कि बहुत से बैंक ऐसे हैं जो इसकी मेंबरशिप लेने में फेल हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लैक ऑफ uniformity. Differences are found the rules and working method of a clearing house of different areas of the country. हर एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। It become difficult making coordination due to the lack of uniformity. तो इन अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होने की वजह से हम इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सेपरेट कंट्रोल। दिस इज द कंट्रोल ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑन सम क्लियरिंग हाउसेस ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो भी रिजर्व बैंक होते हैं उनका ही इस पे कंट्रोल होता है। देयर इज कंट्रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सब्सिडरी बैंक ऑन द रिमेनिंग क्लियरिंग हाउस। लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेशन इज फाउंड इज इन इट ड्यू टू दिस कंट्रोल रिलेटेड डिफरेंस। और जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होते हैं वहाँ पे ये काम स्टेट बैंक करता है, तो जिसकी वजह से इसमें कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल होता है। Delay in getting payment. Only local checks are adjusted in the clearing house of the country. हमारे कंट्री में जो लोकल चेक होते हैं उन्हीं को एडजस्ट किया जाता है। The check of other cities have to be sent to the bank of the related cities for payment. There is not only a necessary delay in obtaining payment due to it, but is the expenditure also get increased. और जो दूसरे शहरों के चेक होते हैं उनकी वजह से इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Lack of foreign clearing houses. There is a lack of foreign clearing houses in the country which cause difficult in import and export. इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज के क्लीनिंग हाउसेस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका बच्चों यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। बच्चों आपको फिर से बता दें कि आपके यूनिट टेस्ट में आपके हाफ ईयरली एग्जाम में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों यूनिट आएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।